हेलो। अच्छा, कोई एक बच्चा जल्दी से जो है वो वेरीफाई कर दें कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट। सलाम वी आर सर। फ्लाइंग। वाइन साहब। सर आप दिख भी रहे हैं, आपकी आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन में नज़र आ रही है। चलो जबरदस्त। अच्छा, अब सारी चीजें इन ऑर्डर है। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि हमने जो है वो स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 में जहां तक की बात हमने डिस्कस कर ली थी कि अगर एक दफा दिखा दूं, तो हमने बात की थी इंसुलेटर की, कंडक्टर की। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात की, हमने जो है वो बात की ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में एक चीज मैंने आपको शायद बता भी दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, उनकी जो अपनी वेलोसिटी होती है वो थर्मल वेलोसिटी होती है। और जब आप ईएमएफ या बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी देते हैं। अच्छा, किताब के अंदर जो है, मैं क्योंकि एमकेट में पढ़ा था, मैंने बच्चों से कहा था कि वैल्यू जरूर देखें क्या लिखी हुई है। तो जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो तकरीबन जो है वो मिलियंस में होगी। ठीक, यानी 10 पावर 6। और अगर आप बात करेंगे ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू जो है वो 0.01 के ऑर्डर की हुआ करती है, यानी 10 पावर -2 के ऑर्डर की होती है। फिर हमने जो है वो इफेक्ट्स देखे थे या वो फैक्टर्स देखे थे जिन जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। यहीं से जो है वो आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो होपफुली आज ही की क्लास में हम खत्म करके मैक्सिमम जो है वो स्टार्ट भी कर देंगे। देखिए, पहली बात, अगर आप बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो हमने ये कहा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। जब आप इनको कंबाइन करते हैं, तो इनको कंबाइन करने पे आपके पास कुछ इक्वेशन ये बनेगी, R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर ए। हमें मालूम है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट होती है तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे रो हुआ करता था। अगर आप बात करते हैं इस रो की, तो ये रो हमारे लिए कहलाता है क्या? रो मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक नाम और भी है, या तो आप इसे कहते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या इसका दूसरा नाम है क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ। अच्छा, ऑफ अ कंडक्टर से बेहतर है, मैं खास तौर पर यहां पर जो है वो अलग से मेंशन कर देता हूं, ऑफ मटेरियल। ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। अब मैंने यहाँ पे खासतौर पे मटेरियल क्यों रखा है? देखिए, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर लें, उसकी लेंथ चेंज कर दें, उसका एरिया चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देखिए, आसानी के लिए बता रहा हूं, आप हीट के चैप्टर में पढ़ते थे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फर्क क्या था? हीट कैपेसिटी अमाउंट की होती थी, आप अमाउंट चेंज कर दें वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट मटेरियल की होती थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं वाटर की हीट कैपेसिटी बताएं, आपका पहला सवाल ये होगा, सर आप कितने मास की बात कर रहे हैं? मैं आपसे कहूं वाटर की स्पेसिफिक हीट बताएं, आप कुछ नहीं पूछेंगे, आप बता देंगे 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। क्यों? स्पेसिफिक हीट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल और हीट कैपेसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल ऑफ मटेरियल। बस वही फर्क यहां पर है। जब मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की होती है। आप लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस चेंज करे डिपेंड करेगी एरिया पे और लेंथ पे और टेम्परेचर पे। जब आप बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है सिर्फ किसके ऊपर? टेम्परेचर पे, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस आती क्यों थी? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता था तो वो एटम से कोलाइड करता था। अब आप सोचें, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बेसिकली आप एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ाने का मतलब है आप मटेरियल में जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होती है। यही वजह है कि पेपर में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है,
इस कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है और टेम्परेचर T है। मैंने सारे पैरामीटर्स लिख दिए। मैंने क्या किया, मैंने इस कंडक्टर को हाफ कर दिया। अब जब मैंने इस कंडक्टर को हाफ किया और कोई आपसे ये कहे कि बताएं कि इस पोर्शन की, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। इसका एरिया कितना हो जाएगा, सेम रहेगा। तो इसकी रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर सेम है, रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब सवाल के अल्फाज जो है ना, थोड़ा गौर से पढ़ने की जरूरत है। वो इसी सवाल को दो तरीकों से पूछते हैं। एक दफा वो ये कहेंगे कि हमने कंडक्टर को कट कर दिया, एक दफा वो कहेंगे हमने कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया। दोनों जुमलों में क्या फर्क है, देखिए दोनों जुमलों में ये फर्क है कि अगर मैं इसी कंडक्टर को स्ट्रेच करूं, जस्ट थिंक ऑफ अ रबर बैंड, जब मैं रबर बैंड को खींचता हूं तो लेंथ तो बढ़ती है, उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ता है, क्या वो एरिया सेम रहता है, क्या वो एरिया कम हो जाता है। अगर कोई एक बच्चा इस सवाल का जवाब दे दे कि जब मैं एक रबर बैंड को स्ट्रेच करूंगा तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो एरिया सेम रहता है, वो बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है। क्या आप तमाम बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? जी यस, अखलाक। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आपने बोला क्या सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ। अच्छा हाँ, नहीं तो अब सवाल को इतना तो इग्नोर नहीं करना चाहिए ना। सवाल क्या था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ, तो सवाल मेरा ये था कि अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो उसकी लेंथ तो बढ़ती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो पतला हो जाता है। यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम हो जाएगा, उसका यस। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बात करेंगे एक कंडक्टर की जिसको आपने पुल किया, तो देखिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप उसको पुल करेंगे, लेट से मैंने इस कंडक्टर को पुल किया इतना कि इसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई। मैं लेंथ जो है वो थोड़ी डबल कर दूं, लेट से लेंथ डबल हो गई, तो मैं कहूंगा लेंथ डबल हो गई, लेकिन अब इसका एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। तो अब इसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आर इक्वल रो एल ओवर ए। आपने लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगी, 4 टाइम। ई कैट वाले बच्चे आपके लिए 2/1/2 को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4R टाइम। गौर किस बात पे रखना है कि वो कंडक्टर को चेंज कैसे करते हैं, वो कंडक्टर को हाफ करना है या वो कंडक्टर को स्ट्रेच करके डबल करना है। अगर कंडक्टर को काटा गया है तो एरिया पे फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर को स्ट्रेच किया गया तो एरिया चेंज हो जाएगा। कभी कभार वो इसके लिए जुमला इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। देखें, जब आपने कंडक्टर को कट किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है लेंथ चेंज हो गई, एरिया चेंज नहीं हुआ। जब वो वायर को स्ट्रेच करने की बात करेंगे तो वो कहेंगे वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्यों, उन्होंने एरिया को आधा कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, सो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमें हमें जो है वो ये वाली अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है आर इक्वल रो एल ओवर ए, इसके अंदर बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं रो, ये रो जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लिहाजा आपने जो इसके बाद एक फैक्टर पढ़ा, वो फैक्टर था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। बेसिकली ये टॉपिक होना चाहिए था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, रेजिस्टिविटी के चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होती है। अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर कोई एक बच्चा थोड़ा जल्दी से ये बता दे, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, या इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है? अगर अगर कोई बच्चा जो है वो इसके ऊपर जो है वो रोशनी डालना चाहे। जी दानिया।
सर सेमीकंडक्टर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब बिल्कुल सही, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता बिल्कुल ठीक। तो रिजल्ट आ गया? है। जी सर। तो आप बताना चाहेंगे या सीगा राज में रखें? नहीं सर, अच्छा आया, सारे सब्जेक्ट्स में ए स्टार्स आए और इंग्लिश जनरल में ए आया। फिजिक्स अच्छा, आपने केमिस्ट्री का आया। अच्छा आपने A2 लेवल दिया था? जी सर। एक्सीलेंट। दिया, एग्जाम नहीं दिया था वो। नहीं वो यानी आपने A स्टार करना, तो इसके अलावा आप A2 का बात कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल जी ठीक, सर। जबरदस्त। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से क्योंकि CI का जो है वो रिजल्ट आ गया, इसलिए मुझे भी अपना फोन जो है वो थोड़ा ज्यादा देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ वाले जो बच्चे हैं वो भी मुस्तकिल अपने रिजल्ट जो है वो अपडेट कर रहे हैं। एनीवेज, तो जो बात हम कर रहे थे वो ये कि जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उससे रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और रेजिस्टिविटी के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाया करती है। ठीक। अब ये जो सवाल मेरा ये था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये जुमला एक आम कंडक्टर पे तो वैलिड है, लेकिन सेमीकंडक्टर पे वैलिड नहीं है। शायद आपको याद है, आपने इलेक्ट्रॉनिक में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़ रखा है, शायद आपको याद हो कि सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसी तरह शायद आपने थर्मिस्टर पर रखा हो। थर्मिस्टर गो के दो तरह के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम टर्म थर्मिस्टर इस्तेमाल करते हैं, हमारी मुराद वही रेजिस्टर होती है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो रही हो। तो अब अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं और वो ग्राफ बनाऊं किसके दरमियान, V और I के दरमियान, लेट्स से यहाँ पर मौजूद है V, यहाँ पर मौजूद है I। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आप सारे ECAD वाले बच्चे हैं तो मैं आपकी जहानत का भरपूर फायदा उठाऊंगा। जब आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, मैं इसे स्लोप का हूं क्योंकि यहाँ पर कैम्ब्रिज वाले बच्चे भी होते हैं, वो नॉर्मल इसको जो है वो ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर चेंज इन वाई बेसिकली वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चेंज इन एक्स करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस को। अगर आप वोल्टेज करंट ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप निकालेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। अब अगर आपने इस ग्राफ को देखा तो ये ओमिक कंडक्टर कहलाता है, जो ओम्स लॉ को कंप्लीटली ओबे कर रहा है। लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता था? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट रिमेन्स द सेम। याद है सेकेंड फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करते थे टंगस्टन फिलामेंट वाला, और टंगस्टन फिलामेंट का हमारा ऑब्जेक्ट ही क्या हुआ करता था? शो दैट टंगस्टन फिलामेंट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। डज नॉट ओबे ओम्स लॉ का क्या मतलब होता था? कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट होगा, आफ्टर सम टाइम ये ग्राफ जो है वो बेंड हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि शुरू का जो पोर्शन है, जो लीनियर पोर्शन है, ये शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हिच इंप्लाइज दैट ओम्स लॉ इज ओबेड। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गई। लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है लाइन के स्लोप को बढ़ना चाहिए। ईकेड वाले बच्चे, लाइन ऐसे होगी तो स्लोप कम है, ऐसे हो जाएगी तो स्लोप बढ़ जाएगा, ग्रेडियंट बढ़ गया। इसका मतलब है कि इस पोर्शन में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इस पोर्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ग्राफ वोल्टेज की तरफ जाता है। खास तौर पर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर यही ग्राफ आप थर्मिस्टर के लिए बनाएंगे या सेमीकंडक्टर के लिए बनाएंगे तो रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए। ये ग्राफ आगे से कुछ ऐसा बैंड होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, जो कि वैलिड है किसके ऊपर? सेमी कंडक्टर्स लिख दीजिए, थर्मिस्टर लिख दीजिए। ठीक। दूसरी चीज, ये जो एक्सिस की लेबलिंग है ना, इसको भी जरा गौर से देखिए। कभी कभार वो सेम ग्राफ देंगे जो ऊपर बना हुआ है, आपको ग्राफ जो है वो सेम दिया जाएगा, सिर्फ वो फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि आपके पास एक्स एक्सिस पे V आ जाएगा, यहां पर I आ जाएगा। अब ग्राफ स्ट्रेट है। अब अगर मैं टंगस्टन फिलामेंट की बात करूं, टंगस्टन फिलामेंट का मतलब वो फिलामेंट जो एक बल्ब के अंदर इस्तेमाल हुआ होता है। टंगस्टन फिलामेंट के लिए बात करूं तो टेम्परेचर के बढ़ने के बाद इस ग्राफ को बैंड कहां पे होना चाहिए? टुवर्ड्स वाई एक्सिस या टुवर्ड्स एक्स एक्सिस? अगर कोई इसका जो है वो जल्दी से जवाब दे दे।
जी। ये ईकेड वाले सो रहे हैं या अभी अपने ब्रेकफास्ट में मसरूफ है? मैंने कि सवाल को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे ही गिनती कि आज जो है वो कल 12 बच्चे थे शायद लास्ट क्लास में, अभी जो है वो 9 है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ 9 के 9 वो हैं जिन्होंने नींद कुर्बान की है क्लास के लिए। जी। अगर ग्राफ में वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे हो और ये ओमिक कंडक्टर नहीं है, ये टंगस्टन फिलामेंट है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो इस ग्राफ को बेंड कहाँ पे होना चाहिए? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस या टुवर्ड्स वाई एक्सिस? ठीक है, तो खुद पूछ लेते हैं, अखलाक से पूछ लेते हैं। जी सर अखलाक। वोल्टेज की तरफ बैंड होगा। बिल्कुल, जब पता था तो इतना जो है वो सस्पेंस क्यों क्रिएट किया? सोच रहा था सर। अच्छा, सोच रहे थे। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस को बढ़ना है। अब क्योंकि इस ग्राफ में जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली आई ओवर वी होगा, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो आपके पास चेंज इन वाई ओवर एक्स होता है। तो ये आई ओवर वी इज बेसिकली 1 ओवर आर। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मुझे आर चाहिए तो मुझे ग्रेडियंट को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि, ये आसान सी बात याद रखते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है मुझे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो ग्राफ जो है वो ज्यादा वोल्टेज की तरफ बैंड हो जाएगा। ये कुछ बातें जो हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इसी टॉपिक को आपने किसके लिए भी पढ़ रखा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए भी। अच्छा, थोड़ी सी बात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कर दो। देखिए, आर इक्वल रो एल ओवर ए, तो रो किसके बराबर होगा? आर ए ओवर एल। याद है सेकंड में कैसे डिफाइन करते थे? आप कहते थे लेंथ को 1 मीटर ले लें, एरिया को 1 स्क्वायर मीटर ले लें, तो हमारे पास जो रो है वो बराबर हो जाएगा किसके? आर के। तो आप क्या कहते थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर is equal to resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो, उसकी जो रेजिस्टेंस है ना, वो उसके मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। शायद आपको याद आए, ये जो 1 मीटर और 1 स्क्वायर मीटर है, इसको मिलाकर मैं एक नाम देता था मीटर क्यूब का। इन दोनों चीजों को मिला के मैं नाम दे सकता हूं किसका? मीटर क्यूब। देखिए, मेरे नजदीक मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर दो अलग अलग चीजें हैं। मीटर क्यूब से मुराद मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसका वॉल्यूम 1 है और उसकी तमाम साइड्स 1 मीटर की होंगी, और क्यूबिक मीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि बाज औकात इन बातों का फर्क नहीं रखा जाता, मैंने एक बार फर्क रखा हुआ है। मीटर क्यूब से मुराद एक ऐसा क्यूब है, क्यूब का मतलब जिसकी तमाम डायमेंशन सेम हो। मीटर क्यूब से मुराद एक ऐसा क्यूब है जिसकी तमाम साइड जो है वो 1 मीटर की हो, जिसकी तमाम साइड जो है वो 1 मीटर की हो। और क्यूबिक मीटर इज बेसिकली यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक। तो अगर आप एक क्यूबिक मीटर ले लें किसी मटेरियल का, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। और मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस की। तो हमें याद है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज ऑफ टेम्परेचर के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल रेजिस्टेंस के। अब इस इनिशियल में मैंने आर के साथ क्या लगाया हुआ है? नॉट। इसका रीजन क्या है? अगर आप अपनी सेकेंडरी फिजिक्स की बुक खोलेंगे तो आपको उसमें एक टेबल बना हुआ नजर आएगा जिसके अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो, अल्फा इनफैक्ट, इनकी वैल्यूज मौजूद है। और टेबल में खास तौर पे लिखा होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है हमारी किताब में जो स्टैंडर्ड है वो 0 है। लिहाजा जब भी इनिशियल की बात होगी रेजिस्टेंस के केस में, वो इनिशियल हमेशा 0 पे लिया जाएगा। वो इनिशियल हमेशा 0 पे लिया जाएगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में उन्होंने आपको इनिशियल 20 में भी दिया हुआ है और मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूं, तो मुझे ये वैल्यू पहले 0 के लिए निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा इनिशियल यहां पर लाजमी तौर पर 0 होगा।
तो आर नॉट का मतलब है क्या? रेजिस्टेंस एट 0, एंड आर नॉट इज बेसिकली इनिशियल रेजिस्टेंस। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप इनको कंबाइन करके फॉर्मूला ड्राइव करते थे, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये अल्फा आपके पास कहलाता था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और कैसे निकालते थे? चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, शायद आपको याद आए कि फिजिक्स में ये जो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल होता है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल करते थे, और वो अच्छा सा लफ्ज क्या हुआ करता था? फ्रैक्शनल चेंज। तो आप इसको कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। आप जैसे डिफाइन करना चाहें जो है, आप डिफाइन करना चाहें, आप इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो वो यूनिट होगा 1/केल्विन। शायद आप में से मेजॉरिटी बच्चों को याद हो कि अगर मेरे पास डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो बता सकते हैं ये केल्विन में कितना होगा, और अगर ये भी बता दें फ़ारेनहाइट में कितना होगा, क्योंकि हीट नहीं पढ़ा रहा, एक अच्छी चीज है, पता होनी चाहिए। अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो बताना चाहे। यस दानी। सर केल्विन में तो 10 ही होगा, फ़ारेनहाइट का मुझे नहीं पता। अच्छा, देखिए केल्विन में 10 है, क्योंकि अच्छी बात है, आपको ये बात याद है कि जो राइज चेंज ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस में होता है, वही चेंज केल्विन में भी होता है, क्योंकि दोनों की 1 डिग्री बराबर है। लेकिन शायद आपको याद आए कि सेल्सियस में जो 1 डिग्री होती है वो बड़ी होती है, फ़ारेनहाइट में जो है वो छोटी होती है। और कहते ये हैं कि अगर आपने सेल्सियस में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज हो जाता था? वो 1.8। तो 10 डिग्री का मतलब है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएंगे? 18। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे कि सेल्सियस की 1 डिवीजन फ़ारेनहाइट की 1 डिवीजन के बराबर है, लेकिन सेल्सियस की 100 डिवीजन फ़ारेनहाइट की 180 के बराबर होती है। अगर वो आपको पूरा स्केलिंग वाला प्रोसीजर याद है, तो सेल्सियस की 1 डिवीजन फ़ारेनहाइट की जो है वो 1.8 के बराबर होंगी। ठीक, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लिहाजा आप इस यूनिट को 1/केल्विन लिखें, 1/डिग्री सेल्सियस लिखें, इससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अच्छा, अब अगर ये वाली बात जो है वो आपको समझ में आती है, तो हम इन्हीं इक्वेशन से फॉर्मूला ड्राइव करते थे, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक इक्वेशन आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, इन्हीं इक्वेशन को आप इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिखते थे। ठीक, तो ये जो अल्फा था वो क्या भी लिखा जा सकता है? डेल्टा रो ओवर रो नॉट डेल्टा टी। यानी मैं इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकता हूँ, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। और इसी की मुनासबत से आप फॉर्मूला निकालते थे, रो टी इक्वल रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इन तमाम इक्वेशन में याद रखिएगा, ये नॉट आपको जो है वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये हमेशा 0 पे निकाला जाएगा। अगर किसी और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है तो आप वो वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको जो है वो वैल्यू 0 की ही निकालनी पड़ेगी। यानी इस आर नॉट का ये नॉट आपको ये बता रहा है कि दिस अल्फा शुड बी एट 0। यहां पर भी आपको ये जो नॉट है, ये नॉट आपको यही बता रहा है कि दिस अल्फा शुड बी एट 0। ठीक है, ये जो अल्फा है ये हमेशा किस पे लिया जाएगा? 0 पे लिया जाएगा, क्योंकि आर नॉट और रो नॉट हमेशा 0 पे होंगे। इनफैक्ट इसको उल्टा करते तो ज्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि अल्फा और रो हमेशा 0 पे है, लिहाजा ये आर नॉट और रो नॉट आपके पास जो है वो 0 पे ही आने। एक तो आपको ये वाली बात जो है वो मालूम होनी चाहिए। फिर आप बात करते थे, मैं इस चैप्टर के पहले जो है वो तमाम थ्योरी के टॉपिक कवर कर लूं, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ बिल्कुल आऊंगा। देखिए, फिर आप बात करते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की।
याद है जब आप बात करते थे कॉम्बिनेशन की, तो आपके पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते थे। एक आपके पास बना करता था क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास आप क्या करते थे, आप दो से ज्यादा या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लेंगे, उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर। देखिए सीरीज का मतलब होता था वन बाय वन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, क्योंकि डेरिवेशन हमारा मकसद नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें पता होना जो है वो जरूरी है। नंबर वन, करंट आप हमेशा शो करते हैं कन्वेंशनल, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो इस कॉम्बिनेशन में आई विल रिमेन कांस्टेंट। जो करंट है वो आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नंबर वन। तो रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता था, V इज डिवाइडेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल वोल्टेज V है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और इसका मतलब ये है कि I1 बराबर होगा I2 के, ये बराबर होगा I3 के, और ये बराबर होगा I के। ठीक है, हमें जो है वो ये वाली बात मालूम होनी चाहिए। अच्छा, जब करंट इसमें ट्रैवल करेगा तो सीरीज है, अगर एक भी कंडक्टर आउट ऑफ ऑर्डर है तो एंटायर सर्किट विल बी आउट ऑफ ऑर्डर। इफ any of resistances is out of order, the circuit won't work। मेरा ख्याल है मेरा जुमला बहुत वाज़ेह है कि अगर सीरीज में चार रेजिस्टेंसेस हैं, अगर बीच वाली एक जल गई या खराब हो गई तो बाकी तीन में भी से करंट पास नहीं होगा। क्यों? देयर इज ओनली वन फ्लो और वन पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें ये मालूम होना चाहिए। फिर जब आप यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालते थे तो वो कैसे निकलता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी किससे, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेस हो, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, अगर मैं इनको सीरीज में लगा दूं 264, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। मेरे पास आंसर जो है वो 12 ओम आ जाएगा। अच्छा, अगर ये हमारे पास जो है वो 12 ओम आ गया, तो इस वैल्यू को देखें, 12 इज ग्रेटर देन 6, 12 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सर्किट। जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, आप इनको लिंक कर सकते हैं। जो इक्विवेलेंट आएगा वो लार्जेस्ट से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अच्छा, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है, तो यहां पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो बराबर होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंसेस। इसका मतलब यह है कि जब आप यहां पर के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो लेस देन होगा के लीस्ट इन द सर्किट। ठीक है, जो सीरीज में इक्विवेलेंट आता है वो लार्जेस्ट इन द सर्किट से भी बड़ा आएगा, और जो सीरीज में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी वो स्मॉलेस्ट इन द सर्किट से भी क्या आएगी, छोटी आएगी। ठीक, अगर यहां तक किसी के जहन में जो है वो कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है, अब आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर नहीं होगी तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 1 मिनट सोचने के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं है तो सीरीज की हमने बात की, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखिए, अगर आप बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो अब होना क्या चाहिए,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो रेजिस्टेंस है, आपने उनको जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। आप इसको यहाँ पर जो है वो कनेक्ट करेंगे, ये सेल हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट फ्लो करेगा +2 माइनस। जैसे ही करंट पहुंचेगा इस जंक्शन के ऊपर, इस नोड के ऊपर, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 कंपोनेंट में। I1 which is passing through R1, I2 which is passing through R2 and I3 which is passing through R3। पैरेलल में अगर आप बात करेंगे अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की, तो पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज डिवाइडेड, जिसका मतलब है अब I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। पैरेलल में V इज सेम, this means that V equal V1 is equals to V2 is equals to V3। क्योंकि पैरेलल में हर रेजिस्टेंस का करंट डिफरेंट है, उनका पार्ट डिफरेंट है, तो अगर कोई एक भी आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, द रेस्ट ऑफ द सर्किट विल कीप ऑन वर्किंग। इफ one of resistors is out of order, the rest of the circuit will allow current to flow। जो बाकी सर्किट है वो करंट को अपने में से जो है वो गुजरने देगा। जहां तक रहा सवाल इक्विवेलेंट का, तो यहां पर 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस बनास्बत से अब आपको एक बात याद आ जाएगी कि यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है वो लेस देन R लीस्ट इन द सर्किट होगा। सीरीज का बिल्कुल अपोजिट हो गया। अलबत्ता जब कंडक्टेंस की बात करेंगे तो जो कंडक्टेंस हमारे पास होगी K इक्विवेलेंट, वो K1 प्लस K2 प्लस K3, यानी जो K इक्विवेलेंट है वो ग्रेटर देन K लार्जेस्ट इन द सर्किट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ती है, कंडक्टेंस कम हो जाती है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है, कंडक्टेंस बढ़ जाया करती है। ठीक, हमें ये डिफरेंसेस जो है वो याद रखने हैं क्योंकि इक्वेशंस में हमारे बहुत काम आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो सीरीज सर्किट था ना, मैं थोड़ी सी सीरीज सर्किट की बात वापस करूं। इस सीरीज सर्किट या पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको सॉल्व करने का आपको तरीका जो है वो बिल्कुल याद होगा। अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं, लेट्स से दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, दिस इज 15 ओम। अगर कोई आपसे कहे कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। देखिए, मैं न्यूमेरिकल को वैसे सॉल्व करूं जैसे आप सॉल्व करते थे। सबसे पहले आप इन दोनों का क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट। कैसे? आप कहेंगे R इक्विवेलेंट विल बी 5 प्लस 15, जिसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 ओम। फिर आप कहेंगे हम निकालेंगे टोटल करंट। कैसे? V ओवर R इक्विवेलेंट, V इज 100, R इज 20, आंसर क्या आ गया? 5 एम्पियर। फिर आप कहेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो इसका मतलब है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल, इनफैक्ट अगर ये सीरीज में है तो इसका मतलब है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I विच इज 5 एम्पियर। और उसके बाद अब आप सबका वोल्टेज निकाल लें। V1 का मतलब होगा I1 R1, यानी 5 इंटू 5, क्या आंसर आ जाएगा? 25। V2 का मतलब होगा I2 R2, यानी I2 तो 5 ही रहेगा, R2 कितना था हमारे पास? 15, क्या आ जाएगा? 75। क्या ये वर्किंग आपको जो है वो याद आ रही है? अगर मैं पूरी वर्किंग इकट्ठी दिखा दूं कि आप न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करते थे। अच्छा, एप्टीट्यूड में मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि आप न्यूमेरिकल सही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।
न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होना चाहिए कि कम वक्त में जवाब आपके पास आ जाए। मेरे ख्याल से इतनी सारी वर्किंग की हमें नीड नहीं थी। क्यों नहीं थी? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये वोल्टेज डिवाइडर है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि करंट कांस्टेंट है। तो आप सिर्फ ये देखते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस किस रेशो में है। 5:15 का मतलब होगा 1:3। यानी 1:3 का क्या मतलब है? 1:3 का मतलब है टोटल 4 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट इधर आएगा और 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स इधर आ जाएंगे। क्या आप मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो समझ पा रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंसेस 1:3 के ऑर्डर में, तो इसका मतलब है वोल्टेज जब डिवाइड होगा तो वो 1:3 के ऑर्डर में डिवाइड होगा। अब ईकेड वाले बच्चे हैं, मैथ्स आपने पढ़ रखी है, जब रेशियो 2:3 होता है इसका मतलब टोटल 5 पार्ट है, 2 एक तरफ 3 एक तरफ। जब रेशियो 1:3 है तो इसका मतलब टोटल 4 पार्ट्स हैं, एक एक तरफ 3 एक तरफ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वोल्टेज के भी 4 पार्ट बन जाएंगे। तो क्या करेंगे आप, 1/4 ऑफ 100, 25 आंसर आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। 3/4 ऑफ 100, 75 आंसर आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। यानी यही सवाल बहुत अच्छा सवाल हो जाता अगर वो क्वेश्चन आपको जो है वो ऐसे देते कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस दे रही 5 ओम, दूसरी भी 5 ओम, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया जो कि 50 वोल्ट की है। अगर बोले फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच, मुझे कुछ भी नहीं करना क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है। 1:1 का मतलब आधा वोल्टेज इधर आ जाएगा, आधा वोल्टेज इधर आ जाएगा, यानी 25 वोल्ट और 25 वोल्ट। मैं समझा रहा हूं, मैं लिखने की जहमत भी कर रहा हूं। अगर मुझे समझाना ना हो, मुझे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना हो, मैं तो रेशियो से डायरेक्टली आंसर निकाल लेता हूँ। ठीक, तो आपको जो है वो ये वाला आइडिया जो है वो समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर ये रेशियो वाली बात समझ में आती है तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। एक तरीका और भी है, अगर वो आपको जो है वो याद रह जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें, यानी वोल्टेज अक्रॉस आर बराबर होता है R/RT मल्टीप्लाई बाय VT। यानी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। VR चाहिए तो R को टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय VT करेंगे। अब जरा वेरीफाई करें। अगर मुझे इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं कलर वही कर देता हूं ताकि आप बाद में रिलेट कर लें। अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम चाहिए तो मैं लिखूंगा V15, R की जगह क्या आएगा 15, टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी 20 और टोटल वोल्टेज कितना था 100। 25 15 इंटू 5 इज 75। आप में से वो बच्चे जिनको रेशो में प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से ये जो दूसरा तरीका है ये उन बच्चों के जो है वो काम आ सकता है कि VR बराबर होता है R/RT इंटू VT। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स है, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है तो पैरेलल में जिंदगी निस्बतन आसान रहती है क्योंकि वोल्टेज सेम है ना। आपको वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस गिवन होगी, आप करंट जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सीरीज में अगर सबका करंट निकालना होगा तो पहले सर्किट को पूरा जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एक एक सर्किट जो है वो मुझे याद पड़ता है जो किताब के अंदर भी मौजूद है, कुछ इस तरह के होते थे। टाइम कम है तो जैसी भी रेजिस्टेंस बना रहे हैं इनको रेजिस्टेंसेस मान लें। वो सवाल आपको कुछ इस तरह दिया करते थे कि ये सारी वैल्यूज 1 ओम 1 ओम 1 ओम है और ये वाली लेट से आपके पास जो है वो 3 ओम है। इसी तरीके से ये 1 ओम, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ। सर्किट ऐसा है, याद रखिएगा अगर इस सर्किट में कहा जाए फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, ये सर्किट हमेशा अपने क्लोज एंड से सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर आप इस सर्किट को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप इस सर्किट को सॉल्व करना शुरू करेंगे इसके क्लोज एंड से। क्लोज एंड का मतलब क्या होता था कि पहले आप 1 1 1 देखें, तीनों सीरीज में है तो तीनों के सीरीज में होने का मतलब है कि इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 ओम, जो कि इस 3 ओम के साथ जो है वो पैरेलल में होगा। ये सब येलो वाले की जगह पर है और ये 3 ओम, ये वाला 3 ओम है।
फिर आप इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 3 और 3, अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस आधी हो जाती है, 1.5 हो जाएगी। तो अगली दफा आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 1.5, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, तीनों सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3.5 ओम। आपकी आसानी के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इस वैल्यू को जो है ना 3.5 कर देता हूं। तो अब इन तीन की जगह पर मैंने ये लिख दिया, और इस 3.5 को अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, ये पैरेलल में हो जाएंगे। इनके पैरेलल में होने का मतलब है कि जब दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती हैं तो उनका इक्विवेलेंट आधा हो जाता है। लिहाजा अगर आप 3.5 और 3.5 का आधा कर दें तो गालिबन 1.75 हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 1.75, और ये बाकी 1 ओम के साथ सीरीज में बन जाएगा। तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा 3.75 ओम। ऐसा सर्किट एमसीक्यूज में बिल्कुल दिया जा सकता है। वो वैल्यूज ऐसे देंगे कि आप वर्बली एड सब्ट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, मैंने इस कन्विक्शन के साथ लिखा है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर की नीड ना पड़े। 1 1 1 3 बन गया, 3 और 3 1.5 बन गया, 1 1.5 1 3.5 बन गया, 3.5 3.5 1.75 बन गया, और फिर 1 प्लस 1.75 और 1 3.75 बन जाएगा। हमें इन न्यूमेरिकल्स की जो है ना इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। अगर आपने न्यूमेरिकल वैसे सॉल्व करने की कोशिश की ना जैसा आप करते थे, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाना है। अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ले लें, लेट्स से दिस वन इज 5 ohm, 4 ohm, 4 ohm, दिस इज 100 वोल्ट। फर्स्ट करें सर्किट में आपसे कहा जाए फाइंड करंट थ्रू दिस, फाइंड करंट। मुझे जो 4 ओम मैंने शेड किया, मुझे इसका करंट चाहिए। अब आप क्लास में कैसे सॉल्व करते थे, पहले आप 4 और 4 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर 2 और 5 को सीरीज में सॉल्व करेंगे, फिर सबका वोल्टेज निकालेंगे, फिर वो रिवर्स इंजीनियरिंग होती थी, फिर करंट निकालेंगे। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखें यहां पर आप ये कहेंगे कि सर अगर मैं इस 4 और 4 को देखूं तो ये पैरेलल में इक्वल है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए 2 ओम। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए 2 ओम होना चाहिए। अब अगर मुझे 2 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो मैंने आपको पूरी अब कहानी जो है वो बताई हुई है। आप क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज 2 ओम डिवाइडेड बाय 7 ओम मल्टीप्लाई बाय 100, 49 बना देता हूं, जिंदगी थोड़ी सी आपकी जो है वो आसान हो जाएगी। सो 7177, तो मेरे पास V2 कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। जब मेरे पास V2 आ गया, तो अब क्योंकि वो 4 और 4 पैरेलल में थे, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। इसका मतलब I बराबर होगा 14 ओवर 4 के, जिसका मतलब है 7 ओवर 2 यानी 3.5 एम्पियर। देखिए मैंने समझाने में भी मेरे ख्याल से 1 मिनट के आसपास ही टाइम लिया होगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आती है और आप खुद सॉल्व कर रहे हैं तो 40 से 45 सेकंड लगेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपने पूरा वो नॉर्मल कोर्स अपनाया, पूरा नॉर्मल तरीकेकार अपनाया, तो आपका बहुत टाइम जो है वो इसमें लग जाना है। ठीक है, बात जो है वो वाज़ेह हो गई। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई, अगर ये आपको समझ में आ रही हैं, तो सिर्फ अपने हैंड रेस कर लें ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि मैं अकेले नहीं पढ़ा रहा। अभी बच्चे जो जो काम कर रहे थे वो छोड़ छोड़ के भाग भाग के आ रहे हैं और अपने हैंड रेस कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा। अगर अगर किसी को भी जो है वो कंफ्यूजन रह जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपको और न्यूमेरिकल करा दूंगा। अच्छा, हाँ, याद है आप जो है वो जूल्स लॉ पढ़ा करते थे। जूल्स लॉ क्या था, कहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्यों हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जस्ट इमेजिन दिस इज कंडक्टर। ठीक है, आप ये सिर्फ इमेजिन करें कि ये आपके पास एक कंडक्टर है। मरियम कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर ये 2 ओम कैसे हुआ?
कौन सा वाला? ये 4 और 4 वाला? यस सर। देखिए 4 और 4 पैरेलल में है ना, मैंने पैरेलल Yes, के लिए sir. क्या कहा है, जब दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगती हैं तो उनका इक्विवेलेंट आधा हो जाता है। आप चाहें तो आप सॉल्व करके देख लें। 1 over r is 1 over 4 plus 1 over 4, 1 over r is 1 plus 1 over 4, 1 over r is 2 over 4, 1 over r is 1 over 2, that is r equal to ohm। ठीक है? ओके सर। अच्छा, हाँ, मैं बात कर रहा था इस कंडक्टर की। अगर आप इस कंडक्टर को देखें तो इस कंडक्टर में से जब करंट पास होगा, तो करंट पास होता कब था? जब आप बैटरी से कनेक्ट करते थे। बैटरी क्या करती थी? बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती थी। इलेक्ट्रॉन्स आर पार्ट ऑफ दिस कंडक्टर। जब वो ट्रेवल करते हैं तो वो न्यूक्लियाई से टकराते भी हैं। टकराने का मतलब है हीट। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप कंडक्टर को या इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हीट की फॉर्म में नजर आती है। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं किसका? एनर्जी डिसिपेटेड का या एनर्जी डिसिपेशन का। और अगर आप उस एनर्जी का रेट निकाल लें तो वो पावर डिसिपेशन कहलाती है। जूल्स लॉ कोई नई चीज नहीं थी। याद है आप पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा करते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? तो इसका मतलब है वर्क डन इज क्यू टाइम्स डेल्टा वी। अगर मैं कहूं कि चार्ज कांस्टेंट होता है तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब वर्क में और एनर्जी में मेरे लिए कोई फर्क नहीं होता और मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ई कह दूं। तो यही डेफिनेशन थी किसकी? जूल्स लॉ की। एनर्जी डिसिपेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर आप इससे वो फॉर्म बनाते थे E इज इक्वल्स टू क्यू वी। फिर आपने इसके मल्टीपल फॉर्म्स बनाए। आपने कहा E बराबर होगा वी आई टी के। कैसे? आपने कहा Q जो है वो आई टी के बराबर होता है। फिर आपने एक फॉर्म बनाई आई स्क्वायर आर टी। फिर आपने एक फॉर्म बनाई वी स्क्वायर ओवर आर टी। ये सब की सब एनर्जी की इक्वेशन है जो किसी कंडक्टर के अंदर होगी, क्योंकि हर कंडक्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट है। बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इस उसूल पे चल रही हैं। कोई मुझे 3-4 डिवाइसेस बता सकते हैं जो जूल्स लॉ के उसूल पे चलती है, यानी करंट पास होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो बताना चाहे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। जी अखलाक। सर हीटर, हीटर, ओके गुड। और केटल, केटल, ओके। और पता नहीं सर। और नहीं पता? आप में से अगर कोई और जो है वो, मेरे ख्याल से मरियम बताना चाह रही है। जी मरियम। सर आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन, देखिए बहुत सारी डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, केटल है, इसके अलावा आपके पास हीटर्स हैं। इसके अलावा अगर आप हेयर ड्रायर्स की बात करते हैं वो हो गया। अगर आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लाइटर्स देखे हो जो गाड़ियों में मौजूद होते हैं, या जो कियोस्क होती हैं छोटी छोटी, वो पान के जो खोखे होते हैं वहां पे वो लगे हुए होते हैं कि आप बटन प्रेस करते हैं तो कॉइल जो है वो इग्नाइट करता है। बॉयज मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर इस बात को समझ पाएंगे। तो करंट के साथ हीटिंग इफेक्ट जो है वो होता है। यही रीजन है कि अगर आप वायर को ज्वाइन करें और वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड ना हो तो आफ्टर सम टाइम वो वायर आपको हीट अप, वो जॉइन आपको हीट अप होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ करता है। अगर आप इन तमाम इक्वेशन से पावर बनाना चाहेंगे तो पावर बनाना बड़ा आसान है। पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। आप टाइम को लेफ्ट पे ले आइए तो पावर बराबर हो जाएगी V इक्वल वी आई। पावर बराबर हो जाएगी आई स्क्वायर आर। पावर बराबर हो जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर। अब एक सवाल है जो मैंने बहुत दफा जो है वो पेपर्स में देखा है, हमारे बोर्ड एग्जाम में भी शायद पूछा जाता था, एप्टीट्यूड में तो बिल्कुल भी पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर एक कंडक्टर के अंदर करंट आई हो, अगर एक कंडक्टर के अंदर करंट आई हो तो जो पावर डिसिपेटेड है वो P होती है। अगर मैं करंट को 3I कर दूं तो कोई बता सकते हैं पावर डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी? अगर किसी कंडक्टर में करंट जो है वो I है तो जो पावर डिसिपेटेड है वो P है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप करंट को 3I कर दें तो पावर कितनी हो जाएगी? मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ। पावर P रहेगी, पावर 3P हो जाएगी, पावर 9P हो जाएगी, पावर 15P हो जाएगी। जी सर अखलाक। 3P होनी चाहिए। 3P होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना ये बात सीख लें, जो पावर है ना
वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, पावर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर कोई बोले सर आप इस P इक्वल VI को देखें, तो प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप करंट को थ्राइस कर दें, तो मुझे एक बात बताइए, एक पर्टिकुलर कंडक्टर में क्या मैं करंट को थ्राइस कर सकता हूं बगैर वोल्टेज को चेंज किए हुए? कभी भी नहीं। हाँ, आप ये बोलें कि सर मैंने कंडक्टर चेंज कर दिया तो सेम वोल्टेज पे करंट 3I हो गया, मैं इस बात को मान लूंगा। लेकिन एक ही कंडक्टर में अगर मुझे करंट को थ्राइस करना है, तो मुझे वोल्टेज को भी क्या करना पड़ेगा? थ्राइस करना पड़ेगा। और 3 इंटू 3 से मुझे क्या आंसर मिलेगा? 9। अब बजाय इसके कि मैं इतना इनडायरेक्टली काम करूं, मैं जब कभी भी बात करूंगा पावर डिसिपेशन और करंट के रिलेशन की, मैं हमेशा फॉर्म इस्तेमाल करूंगा I स्क्वायर R। यही वजह है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर में पावर लॉस की बात होती है, मैं हमेशा I स्क्वायर R इस्तेमाल करता हूं। शायद आपको याद आ जाए, ट्रांसफार्मर में आपने पावर लॉसेस में I स्क्वायर R इस्तेमाल किया। आपने प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में पावर लॉस के लिए V स्क्वायर ओवर R या VI इस्तेमाल नहीं किया। उसका रीजन सिर्फ यह है कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर में जब करंट को चेंज करना है तो V को भी चेंज करना पड़ेगा। बाकी दो इक्वेशन में वो इम्पैक्ट नजर नहीं आता। लिहाजा हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि अगर आप पावर लॉस निकालेंगे तो I स्क्वायर R से निकालेंगे। मैथमेटिकली तीनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि पावर लॉस और करंट में क्या रिलेशन है, तो पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं है, पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है। तो अगर मैंने करंट को थ्राइस कर दिया, तो जो पावर लॉस है वो कितना हो जाना चाहिए? 9 टाइम्स। ठीक। तो जूल्स लॉ के हवाले से आपको ये छोटी छोटी बातें जो है वो याद होनी चाहिए। फिर मैंने कहा था चैप्टर बड़ा मुख्तसर सा है। इस चैप्टर में आप एक टॉपिक पढ़ते थे EMF का, ठीक है? अच्छा, इस EMF में जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट ऐसा है जो हमें समझ लेना चाहिए। फर्ज करने सेल है, हर सेल के अंदर कोई ना कोई जो है वो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, ठीक है? हर सेल के अंदर जो है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। सेल थोड़ा तमीज से बना लेते हैं। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सब के सब कंडक्टर हैं, और दुनिया में जितने कंडक्टर हैं उन तमाम के तमाम कंडक्टर की जो है वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो है वो हुआ करती है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर एक सेल लूं कुछ इस तरीके का, इस सेल को मैंने यहां लाके रखा, इस सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा जो कि ये है, इस सेल का एक नेगेटिव होगा, तो मैं इसको कह देता हूं प्लस, इसको कह देता हूं माइनस। इस सेल के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। शायद आपको याद है, वो तो आप शायद प्रैक्टिकल में पढ़ते थे कि सेल ड्राई भी होता है, सेल वोल्टेक भी होता है, क्योंकि सेल के अंदर आपके पास सिर्फ केमिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक। अब अगर आपने इस सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, तो लेट्स से ये जो कुछ मैंने बनाया इसको मैं कहता हूं लोड। लोड से मुराद उस वो रेजिस्टेंस होती है जो सर्किट में आप कनेक्ट करते हैं, जिसका मतलब हो गया आर। लोड टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है, इसे मैंने अलग से बता दिया। ये कहलाती है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? आर। अब जब ये करंट पास होगा, इस बैटरी के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करने की सलाहियत है, वो इस सेल का क्या कहलाएगी? EMF। वो इस सेल का क्या कहलाएगी? EMF। लेट्स से इसका EMF जो है वो 3 वोल्ट है। याद रखिएगा, EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नाम का धोखा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम से फोर्स लगती है लेकिन ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट में है, तो ये तो 3 जूल्स पर कूलम है, ये तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो फिर इसको फोर्स का नाम क्यों दे रहा है? देखिए, मैकेनिक्स में अगर आज आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आज आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आप एनर्जी दे दे, बॉडी मूव नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, ये पेंसिल है, मैं इसको कितनी भी एनर्जी दे दूं, मैंने इसके ऊपर एक लैम्प ला के लगा दिया जो इसको मुस्तकिल एनर्जी दे रहा है, ये कभी भी मूव नहीं करेगी। क्योंकि मैकेनिक्स में एनर्जी मूव करवाने की टेंडेंसी नहीं रखती। मैकेनिक्स में वो एजेंट जो बॉडी को मोशन में लाता है वो फोर्स है। अब यहां पर जो जो एनर्जी है ये एनर्जी, लेकिन इसका बिहेवियर फोर्स वाला है कि ये इलेक्ट्रॉन को सर्किट में मूव करवा रही है। यही वो रीजन है जिसके वजह से आपने इस एनर्जी को फोर्स का नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो याद रखिएगा, कोई अगर ये बोले ना EMF इज अ फोर्स, ये जुमला गलत है। EMF इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये जुमला बिल्कुल सही है। ठीक। अब अगर सेल का EMF 3 वोल्ट है, तो जो सेल के बाहर रेजिस्टेंस है इसको पूरा 3 नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा लेट्स से 2.8 वोल्ट। इसको मैं कहता हूं V। तो ये जो E है ये तो EMF हो गया। E से मेरी मुराद क्या हो गई? EMF। V से मेरी मुराद हो गई क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो जो 0.2 है वो कहां गया? वो 0.2 बेसिकली यहां पर जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इसमें जाया होगा, वो कहलाएगा 0.2 वोल्ट। ये जो VR है, दिस इज नोन एज लॉस्ट वोल्टेज। क्योंकि ये सीरीज में नजर आ रहा है तो बड़ा आसान सा तरीका है फॉर्मूला बनाने का, V इज इक्वल टू V प्लस लॉस वोल्टेज। मुझे मालूम है V, इसको मैं I इंटू स्मॉल r लिख सकता हूं। वैसे अगर आपकी सहूलत के लिए काम कर दूं, इस कैपिटल V की जगह I इंटू कैपिटल R लिख दूं, तो आप शायद फॉर्मूला ज्यादा आसानी से रिकॉल कर पाए। R प्लस R हमारे लिए इस फॉर्मूले की ये वाली शक्ल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए, मैं IR को क्या लिखता हूं? V। क्योंकि आप देख सकते हैं फिगर में IR का मतलब जो है वो वोल्टेज है जो टर्मिनल है जो लोड को मिलेगा, और इस IR को एज इट इज रहने देता हूं। अब देखिए जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन उस वक्त इस्तेमाल होती है जब सेल आपके पास डिस्चार्ज हो रहा हो। जब सेल आपके पास डिस्चार्ज हो रहा हो, आपकी किताब में मेरा ख्याल है 1 या 2 न्यूमेरिकल ऐसे मौजूद हैं जिनमें सेल के चार्ज होने की बात हो रही होगी। जब सेल को चार्ज करते हैं तो फॉर्मूले की शक्ल ये हो जाती है, E इज इक्वल टू V माइनस IR। जो फॉर्मूले की शक्ल होगी वो होगी V माइनस IR। ये कब है? जब सेल आपके पास चार्ज हो रहा हो। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको नजर आ जाए ना कि व्हाट पोटेंशियल इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी ऑफ 2.5 वोल्ट, तो वो 2.5 वोल्ट EMF है। और व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी से मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि बैटरी चार्ज हो रही है, मैं V माइनस IR इस्तेमाल करूंगा। और अगर सवाल में लिखा हो अ सेल ऑफ EMF 2.5 वोल्ट सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, अब यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। क्या आप इन दोनों इक्वेशन के फर्क को समझ पा रहे हैं कि सेल के चार्ज होने में और सेल के डिस्चार्ज होने में जो है वो क्या फर्क है? वैसे मैं एंड में इसका एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करवा भी दूंगा ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक। कि सेल अगर चार्ज हो रहा होगा तो EMF का रिलेशन डिफरेंट है, सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो EMF का रिलेशन जो है वो फिर डिफरेंट होगा। हमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में इस बात का जो है वो खास ख्याल रखना होगा। ठीक है। तो आपको जो है वो ये बातें मालूम होना जो है वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब वो एक EMF की डेफिनेशन है जो आपने पढ़ रखी है। अगर मैं चाहता हूं कि EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए, तो मुझे जो IR वाला फैक्टर है ना इसको जीरो बनाना है। और ये जीरो कब बनेगा? जब I की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। तो यहां से आपने वो डेफिनेशन बनाई जो आपने सेकेंड फिजिक्स में याद की हुई है। द EMF of a cell is equal to the terminal potential difference when there is no external circuit। और when there is no external circuit का मतलब होता है when there is no current in the circuit। when there is no current in the circuit। ये बात आपको जो है वो उम्मीद है कि समझ में आ रही हो मैं क्या कह रहा हूं, कि जो EMF होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर उस वक्त बनता है जब सर्किट में कोई एक्सटर्नल करंट ना हो। और एक्सटर्नल करंट कब नहीं होगा? जब सर्किट के अंदर जो है वो आपके पास कोई एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी। ठीक है। आपको जो है वो 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर आपने यहां तक की किसी बात में कोई बात जो है वो समझनी है या पूछनी है, आप बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। इखलाक कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। सही। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने कोई चीज जो है वो
पूछनी है तो अब आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा ताकि मैं थोड़े से क्वेश्चन जो है वो आपके लिए अरेंज कर लूं जो हम अभी सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अपनी अपनी जगहों पे रहिएगा, क्लास छोड़ के ना जाइएगा। मतलब वरना मुझे ज्यादा आसान तरीका जो है वो समझ में आया। अगर आप में से कोई भी एक बच्चा के पास बुक मौजूद हो तो आपकी बुक में मेरे ख्याल से जहां पर न्यूमेरिकल मौजूद है वहां पर ईएमएफ के जो है वो 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं। आप मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं, वरना मैं एक काम करूंगा, मुझे जो है वो 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने हैं। 2 मैं करवाऊंगा ईएमएफ के और 2 मैं करवाऊंगा टेम्परेचर, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये मैं अगली क्लास में आपको जो है वो यास्ते न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। आपने जो है वो परेशान नहीं होना क्योंकि मैं सिर्फ टाइम बचाना चाह रहा हूँ। मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से मुतालिक कुछ न्यूमेरिकल बता दिए हैं, ट्रिक्स बता दिए हैं कैसे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया जाएगा। मुझे जो 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने हैं, 2 मुझे सॉल्व करवाने हैं ईएमएफ के और 2 मुझे सॉल्व करवाने हैं इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमारी अगली क्लास जो गालिबन थर्सडे को होगी, मैं उस क्लास के बिल्कुल शुरू में ही जो है वो ये न्यूमेरिकल करा दूंगा। अच्छा, मैंने शायद लास्ट टाइम ये बात मेंशन कर दी थी, अगर आप मुझे बता दें मुझे कितने एक्स्ट्रा सेशन लेने थे ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए मैंने बताया हुआ और आपने सुना हुआ। किसी को याद है कितने एक्स्ट्रा सेशंस की बात हुई थी? सर आपने नहीं बताया था। वाकई में? यस सर, कैसी आपने बातें नहीं, कर रहा है? आपने बोला था मैं एक कर लूंगा। 2, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं ई कैट में जो है वो 2 एक्स्ट्रा सेशन लूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ये क्रॉप करके भेजूंगा आप लोगों को। अच्छा, एक सेशन जो है वो मैंने आज अभी ले रहा हूँ, अभी खैर हमारे पास जो है वो 17-18 मिनट मौजूद भी है। एक सेशन मैंने और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि वो हम इसी वीक में ले लें। तो मैं आपका स्केड्यूल देख लूंगा, उसके हिसाब से जो है वो क्लास रख दूंगा। वैसे अगर आप मुझे कोई बता सके कि मेरे ख्याल से वीक डेज में आपकी क्लासेस जो है वो अर्लीस्ट किस दिन होती है और कितने बजे होती है? जी सर अकराम। जिस दिन भी रखिएगा बस सैटरडे नहीं रखिएगा। जिस दिन भी रखूं बस सैटरडे नहीं रखूं? चलें ठीक है, मैं इस बात का जो है वो बिल्कुल एहतराम करूंगा कि मैं सैटरडे को ना रखूं। तो मैं इसी वीक में रखूंगा क्योंकि मैं चाह ये रहा हूं कि हम जल्द से जल्द चीजें जो है वो वाइंड अप कर दें। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिसिटी में किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 4 सवाल का मैंने आपसे जो है वो वादा किया हुआ है, जो मैंने सॉल्व करवाने मैं ही आपको सॉल्व करवाऊंगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो जरूर कीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो आपके जो है वो बहुत काम आनी है। जो अगला काम हम जो है वो आज की क्लास में करेंगे, मेरा ख्याल है कि हम जो है वो नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और वो नया चैप्टर होगा हमारे लिए मैग्नेटिज्म। अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है इस एतबार से कि टॉपिक बहुत सारे हैं, यानी तरह तरह के टॉपिक, और जब आपके पास टॉपिक जो है उनमें डाइवर्सिटी होती है ना, तो फिर इसमें जो है ना वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। देखिए, अब अगर आज की क्लास में कोई ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ाऊंगा नहीं, इतना पढ़ा दूंगा कि जो अगला सेशन लूंगा एक्स्ट्रा, उसके अंदर हम मैग्नेटिज्म जो है वो वाइंड अप कर देंगे। और जब मैं कहता हूँ मैग्नेटिज्म, तो याद रखिएगा जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं, गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, एवोमीटर, वो सब मैं मैग्नेटिज्म के साथ ही पढ़ा दूंगा। तो ये चैप्टर खत्म करने का मतलब है कि हमने अपना मेजर जो है वो काम खत्म कर दिया। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स होगी जो वो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर आप बात करते हैं मैग्नेटिज्म की,
तो क्या आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है? यानी अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिज्म जो है वो क्यों होता है, तो आप इसका जो है वो क्या जवाब देंगे? यार ई-कैट वाले जो है ना, वो बिल्कुल एम-कैट वाले बच्चों की तरह बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही आराम से, चुपचाप। देखिए, हाँ, नेचर में फोर्सेस जो है वो 3 तरह की होती हैं। ग्रेविटेशनल, जिनका ताल्लुक मासेस से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिनका ताल्लुक चार्जेस से, जो आप कूलम्ब लॉ में पढ़ते थे। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ी। तीसरी फोर्स है जो अनपेयर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जिसको आप नाम दिया करते थे मैग्नेटिक फोर्स का। अगर आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र सुन रखा हो, पाकिस्तान का वाहिद नोबेल लॉरेट, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज मिला वो किस बात के ऊपर मिला? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। उन्होंने जो थ्योरी दी जिसमें इन तीनों जो बेसिक फोर्सेस थे, फंडामेंटल फोर्सेस, उनका जो है वो बारे में बताया गया, तो उस पे उन्हें जो है वो नोबेल प्राइज मिला। तो बहरहाल, मैग्नेटिज्म कॉज होती है अनपेयर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मैग्नेट में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस दो तरह के होते हैं, मैग्नेट में पोल्स दो तरह के होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यहां पर भी लाइन ऑफ फोर्स होती है, यहां पर भी लाइन ऑफ फोर्स होती है। ये लाइन ऑफ फोर्स प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ये लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती थी। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। वही केस मैग्नेट पे भी अप्लाई होगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जिस तरह एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी तरह एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जिस तरह एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी तरह एक मैग्नेट के अराउंड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे, हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती थी। यहां पर आप नाम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का या फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, आप यहां पर नाम इस्तेमाल करते थे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी। यहां पर इंटेंसिटी ई होती थी, यहां पर उसे बी से डिनोट करते थे। अब यहां पर एक मामूली सा फर्क है। वो फर्क क्या है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड का मतलब ये होता था कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, सिर्फ नेगेटिव होगा। लेकिन जब मैं एक मैग्नेट की बात करता हूं, फर्स्ट कर मैंने एक बार मैग्नेट लिया, मैंने एक जो है वो बार मैग्नेट लिया। इस बार मैग्नेट में मेरे पास एक नॉर्थ पोल है और एक जो है वो साउथ पोल है। मेरे पास एक नॉर्थ है और एक साउथ है। फर्स्ट केस में इस मैग्नेट को बीच में से कट कर दूं, तो क्या इसको कट करने का मतलब ये होगा कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा? अगर कोई बच्चा इस बात का जो है वो जवाब देना चाहे। सर जी नहीं हाँ, होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया। क्या होगा? ये वाला एंड नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला एंड साउथ। साउथ। ठीक है, आप इसको भी आधा कर दें, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। इसको भी आधा कर दें, नॉर्थ होगा। एक वक्त आएगा कि सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बन जाएगा, तो इसकी एक साइड नॉर्थ होगी और एक साइड साउथ होगी। मैग्नेटिक पोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म। यही वजह है कि जब आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, तो आप क्या कहते थे? द पाथ फॉलोड बाय नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। जब आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते थे, तो आप क्या कहते थे? द पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। मुझे उम्मीद है कि आप फर्क समझ पा रहे हैं। वहां पे आपने सिर्फ पॉजिटिव कह दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक की नीड नहीं, नेगेटिव की नीड नहीं है, पॉजिटिव अलग हो सकता है। लेकिन जब आप नॉर्थ पोल की बात करेंगे, तो सिर्फ नॉर्थ पोल आइसोलेटेड फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या कहते थे? द पाथ फॉलोड बाय a north pole of a magnet in a magnetic field actually gives you the magnetic lines of force. अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमने इसके बारे में क्या फैसला कर लिया? ये हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्थ होगी
यानी फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्थ होगी और टूवर्ड्स साउथ होगी। यानी अगर मैं लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करूं, तो शायद आपको याद है मैट्रिक में तो आप ये प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते थे, आप लाइन ऑफ फोर्स बनाया करते थे। अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ये बहुत सारी चीजें आपको बताती है। नंबर 1, लाइन ऑफ फोर्स से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, और आप ये कहते थे लाइन ऑफ फोर्स इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वो सीधी सीधी डायरेक्शन आ जाएगी। अगर लाइन ऑफ फोर्स कर्व हो और मैं आपसे कहूं मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आप उस पॉइंट के ऊपर क्या प्लॉट किया करते थे? टेंजेंट प्लॉट किया करते थे, और टेंजेंट से आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिल जाया करती थी। लाइन ऑफ फोर्स की जो डेंसिटी होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। जो लाइन ऑफ फोर्स की आपके पास डेंसिटी है, वो डेंसिटी आपको स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बताती है। यानी लाइन ऑफ फोर्स जितना करीब हो जाएंगी, फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी क्योंकि डेंसिटी उतनी ज्यादा है। लाइन ऑफ फोर्स जितना दूर हो जाएंगी, फील्ड उतना वीक हो जाएगी। ठीक है, एक बात शायद आप में से मेजॉरिटी को याद हो, याद है आप एक लव इस्तेमाल करते थे यूनिफॉर्म फील्ड का। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कैसी होती है? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पैरेलल। अगर मैं एक ऐसे सवाल कर लूं कि अगर मुझे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो जो लाइन ऑफ फोर्स होंगी, वो लाइन ऑफ फोर्स आपके पास जो है वो कैसी होनी चाहिए? जी अखलाक। पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होनी चाहिए। क्यों? जब लाइन ऑफ फोर्स आपके पास पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी एरिया निकाल लें, हर जगह पे डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। हर जगह पे डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लव इस्तेमाल करते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो खासतौर पे लाइन ऑफ फोर्स को एक दूसरे के क्या बनाते थे? पैरेलल बनाते थे। हम यहाँ पर एक लफ्ज और इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है एक बहुत बड़ी फील्ड। हरगिज ऐसा नहीं है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है एक ऐसी फील्ड जिसमें अगर चार्ज एंटर हो जाए तो उसमें से बाहर ना निकल पाए। फॉर एग्जाम्पल, याद है ये वाली डायरेक्शन? क्या मतलब होता था इसका? इनटू द बोर्ड। मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है इनटू द बोर्ड, ठीक है, और आप देख भी पा रहे हैं मैंने फील्ड को जो है वो यूनिफॉर्म माना हुआ है क्योंकि तमाम लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है। अब एक्सटेंडेड का मतलब समझे। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब तो मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म का मतलब है लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्या बन जाएंगी? पैरेलल बन जाएंगी। अब जरा एक्सटेंडेड समझ लें। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, तो आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाती थी जो किससे निकाली जाती थी? F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। अगर V और B परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा कितना बनेगा? 90। F किसके बराबर हो जाता था? क्यू वी बी के। और ये फोर्स आपके पास मैक्सिमम फोर्स होती थी। आप ये कहते थे फोर्स मैक्सिमम होगी व्हेन थीटा इज 90, व्हेन V इज परपेंडिकुलर टू B। और ये फोर्स मिनिमम होगी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी V इज पैरेलल टू B। जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है, तो याद है ये कैसा पाथ बनाता था? एक सर्कुलर पाथ। ये कैसा पाथ बनाता था? एक सर्कुलर पाथ बनाता था। अब अगर ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। लेट्स से थोड़ा सा इसको बेहतर कर दूं, क्योंकि जैसी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, उसका पाथ जो है वो कर्व बनना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें, बॉडी चार्ज ने कंप्लीट सर्किल बनाया। कंप्लीट सर्किल का मतलब है चार्ज इज इन एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड। अगर फील्ड एक्सटेंडेड नहीं होगी, तो इस चार्ज का पाथ कुछ ऐसा होगा। ये चार्ज डेविएट होगा, डेविएट होते होते फील्ड से बाहर निकल आएगा। अगर चार्ज फील्ड से बाहर निकल आया तो फील्ड एक्सटेंडेड नहीं है। अगर चार्ज फील्ड में ट्रैप हो गया तो ये फील्ड एक्सटेंडेड है। और याद रखिएगा, अगर चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर हो तो वो सर्कुलर पाथ बनाता है। अगर चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर नहीं हुआ तो वो कुछ स्पाइरल टाइप पाथ बनाएगा। मैं जब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की बात करूंगा वहां पे बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि किताब के अंदर एक न्यूमेरिकल मौजूद है जिसमें उन्होंने रेडियस गालिबन 45 या 60 डिग्री कुछ ऐसा दिया हुआ होगा। वो उस
उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन आपने इस्तेमाल करनी है ना, वो आपके सिलेबस में कहीं पे मौजूद नहीं है। और अलमिया है कि शायद सेकंड ईयर के पेपर में वो फॉर्मूला पूछा भी जाता है। मैं थोड़ा सा लिंक करने के लिए बताऊं, याद है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R = mv/qb sin थीटा। ये वो इक्वेशन है जो किताब के अंदर मौजूद है, जिसकी डेरिवेशन मौजूद है। ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त वैलिड होता है जब चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर हो, तो मुझे तो साइन थीटा की नीड ही नहीं है। अगर चार्ज किसी एंगल पे एंटर होगा तो ये फॉर्मूला हमेशा क्या लिखा जाएगा, mv sin θ/qb। ये फॉर्मूला इक्वेशन जो है वो किताब में मौजूद नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका न्यूमेरिकल मौजूद है। तो बहरहाल इसकी जो है वो बात हम बिल्कुल करेंगे, फिलहाल चीजों को सिंपल रखें। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है जो कि एक्सटेंडेड है, तो उस पर एक फोर्स लगेगी, इवन एक्सटेंडेड ना हो तब भी फोर्स लगेगी। वो फोर्स बराबर होगी QV sin थीटा के। अगर चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर हुआ तो फोर्स मैक्सिमम होगी QVB। अगर चार्ज पैरेलल एंटर हुआ तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस फोर्स की डायरेक्शन हम निकाला करते थे एक रूल से, जिसको नाम दिया जाता था क्या, राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल वही वाला राइट हैंड रूल है जो आप इस्तेमाल करते थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने में, कि पाम को फर्स्ट पे रखेंगे, इस तरह की पाम सेकंड को फेस करे, कर्ल ऑफ द फिंगर होगा, थंब से डायरेक्शन मिलेगी। यहां पर हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जो है वो नीड नहीं है। यहाँ पर हमने सीधा साधा एक रूल बनाया हुआ है, राइट हैंड रूल कुछ इस तरह का। फिंगर्स का मतलब होता है फील्ड, बस आज की क्लास के लिए आखिरी बात होगी। फिंगर्स का मतलब होता है फील्ड, थंब का मतलब है वेलोसिटी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब वेलोसिटी ऑफ फील्ड कितने एंगल पर हो, 90 डिग्री के ऊपर। यानी ये फॉर्मूला सिर्फ, ये रूल सिर्फ एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड पे अप्लाई होगा, आप हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने पूरे सिलेबस में हर जगह अप्लाई कर लें, रिजल्ट आपको बिल्कुल सही मिलना है। क्योंकि आपके पास ज्यादातर केसेस में चार्ज पार्टिकल हमेशा परपेंडिकुलरली एंटर होगा। बल्कि मैं अपने जुमले को बेहतर कर लूं, ये राइट हैंड रूल वहां अप्लाई करेंगे जहां पे चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर हो, चाहे फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंडेड हो या ना हो। अब अगर आप इस केस को देखें जो मैंने बनाया हुआ है, इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो फील्ड बन रही है मेरे पास, अब अगर आप देख पाए, इनटू द बोर्ड, ठीक है। वेलोसिटी राइट पर है तो पुश ऑफ द पाम क्या बनना चाहिए, अपवर्ड। लेकिन मैंने कहां पर बनाया, डाउनवर्ड। ये गलत नहीं है, क्योंकि राइट हैंड रूल इज फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। राइट हैंड रूल इज फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात कर रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, नीचे जाएगा। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर जाएगा राइट हैंड रूल के तहत, तो नेगेटिव चार्ज कहां पर जाएगा, नीचे जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखें कि मैग्नेटिक फील्ड से हमारी क्या मुराद होगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कैसे निकाली जाएगी। याद रखिए ये मूविंग चार्ज है, क्यों, अगर आपने V को 0 कर दिया तो फोर्स आपके पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक। यहां से अगर आप B की इक्वेशन बना लें तो वो क्या बनेगी, F/QV sin थीटा। और अगर मैं सारी चीजों को 1 कर दूं जो कि डिनोमिनेटर में, तो B किसके बराबर होगी, F। यानी मैंने Q को पुट किया हुआ है 1 कूलम, V को पुट किया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा को 1 पुट करने का मतलब है कि थीटा इक्वल 90 डिग्री है, ठीक है। अब जरा इस बात को समझ लीजिए कि जब आपसे मैं कहूंगा कि डिफाइन करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को, तो आप क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज द फोर्स experienced by a unit charge moving with a velocity of 1 meter per second perpendicularly to the field। क्योंकि आपने चार्ज को 1 रखा हुआ है, आपने वेलोसिटी को 1 रखा हुआ है, आपने थीटा को 90 पुट किया हुआ है, ठीक। जहां तक रहा सवाल इसके यूनिट का, तो जो B है इसका यूनिट हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड पर कूलम, ठीक है। और शायद आपको याद आए जिसको आप क्या लिखते थे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्योंकि कूलम ओवर सेकंड इज एम्पियर। और इस सबको मिला के आप नाम देते थे किसका, टेस्ला का, ठीक है। इन सबको आप मिला के जो है वो नाम दिया करते थे किसका, टेस्ला का। ये डेफिनेशन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की। ये डेफिनेशन है किसकी, B की। आपको जो है ये मालूम होना चाहिए कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है उसका
यूनिट क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो सिर्फ आपको जो है वो एक ओवरव्यू दे दिया हमने, मैक्सिमम सिर्फ शुरू किया, हम अगली क्लास में इंशाल्लाह प्रॉपर्ली पढ़ रहे होंगे। बस एक आखिरी चीज, मटेरियल की आपने 3 कैटेगरीज पढ़ी होंगी। मटेरियल डायामैग्नेटिक होता है, मटेरियल पैरामैग्नेटिक होता है और मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होता है। इनका फर्क याद होना चाहिए। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती है, तो याद रखिएगा वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल को, वो मैग्नेटिक मटेरियल में से गुजरना चाहती हैं। अगर आपने लाइन ऑफ फोर्स के सामने में कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, फर्स्ट करें लाइन ऑफ फोर्स है और ये आपके पास जो मटेरियल है ये आपके पास फर्ज करें डायामैग्नेटिक है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स जब जारी होंगी ना, ये यहाँ आएंगी, ये ऐसी हो जाएंगी, इसके ऊपर से गुजर जाएंगी, वो इनमें से पास नहीं होना चाहेंगी। इसके बरखिलाफ अगर ये पैरामैग्नेटिक होता है तो ये लाइन ऑफ फोर्स जारी होती, इनकी ख्वाहिश होती कि वो मैग्नेटिक मटेरियल में से पास हो। अगर यही मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होता तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड की या जो आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। ये बड़ी आसानी से जो है वो मैग्नेटाइज हो जाया करते हैं, ठीक। यानी आप ये कहेंगे डायामैग्नेटिक को देखते ही लाइन ऑफ फोर्स रास्ता बदल लेंगी। फेरोमैग्नेटिक होगा तो कुछ उसमें से पास हो जाएंगी, फेरोमैग्नेटिक होगा तो सबकी सब उसमें से पास हो जाएंगी। यानी अगर मैंने ऑर्डर में अरेंज करूं तो डायामैग्नेटिक मैग्नेटाइज नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटाइज होगा, फेरोमैग्नेटिक सबसे ज्यादा जो है वो मैग्नेटाइज होगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक, लेकिन अगर आप बात करेंगे आयरन की, कोबाल्ट की, निकल की, तो ये जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। आप जो है वो कॉपर की बात कर लें, आप गोल्ड की बात कर लें, अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता, ये आपके पास जो है वो डायामैग्नेटिक होंगे, ठीक। यहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में। और अब जो मुझे एक एक्स्ट्रा सेशन और लेना है, मैं वो इंशाल्लाह आपसे जो है वो बिल्कुल बहुत जल्द शेयर कर लूंगा। किसी के जहन में भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आज जो कुछ आपको बताया गया, पढ़ाया गया, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी मरियम। सर मैंने लेक्चर लेट अटेंड किया था, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे जो है वो अपलोड हो जाएगी, तो आप जो है वो बिल्कुल देख पाएंगे, ठीक। ओके सर, थैंक यू। एक काम कर दिएगा, मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, मैं लिंक फिर आपसे शेयर कर दूँ। ओके सर, मैं टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।